तो दोस्तों चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि सिकल सेल की बीमारी से कैसे करके हम लोग फाइट कर सकते हैं, इसके ऊपर बेस्ड है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि आखिर समस्या क्या है। गवर्नमेंट सिकल सेल डिसीज़ को एक डिसेबिलिटी मानती है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उसको रिकॉग्निशन नहीं दे रही है। इसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो लोगों की डिसेबिलिटी को मेज़र करने के लिए सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट और परसेंटेज नंबर, जैसे कि 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, इस पर ध्यान देती है। इसको बोलते हैं बायोमेडिकल स्कोरिंग। इस बायोमेडिकल स्कोरिंग के चलते चलते बहुत सारे सिकल सेल पेशेंट को पूरे लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलते हैं, बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। इसका मतलब ये है कि कानून के अंदर सिकल सेल को इंक्लूड करने का जो असली मकसद था, लोगों की हेल्प करना, वो पूरी तरह से फेल हो रहा है। इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कानून 2016 के अंडर न्यू गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन उस फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू ये मेजर्स किया जाता है कि किन लोगों की कितनी डिसेबिलिटी है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सिकल सेल जीन की 2 कॉपीज हैं, मतलब जो कि सिकल सेल डिसीज़ का कारण बन रही हैं, रीजन, या फिर जिनको सिकल सेल और बेटा थैलेसीमिया दोनों हैं, या फिर HBD डिसऑर्डर है। अब सिकल सेल डिसीज़ एक बहुत पेनफुल एंड बढ़ता हुआ प्रोग्रेसिव, जिसको बोलते हैं, और डिसेबल करने वाला ब्लड डिसऑर्डर होता है। ये आमतौर पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जैसे कि आदिवासी, दलित को बुरी तरह से और ज़्यादा प्रभावित करता है। जब इस कानून के अंदर सिकल सेल को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो उम्मीद थी कि इससे पेशेंट को कई सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड और हाउसिंग अलॉटमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा, गरीबी हटाने की स्कीम्स आएंगी, और एजुकेशन, नौकरी एंड हेल्थ केयर में हेल्प मिलेगी। स्पेशली जो RPWD एक्ट 2016 है, गवर्नमेंट जॉब्स में 4% रिजर्वेशन देता है, लेकिन ये रिजर्वेशन सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो कि विजुअली इम्पायर्ड हैं, दिखाई नहीं देता है, सुन नहीं सकते हैं, हियरिंग इम्पायर्ड, लोकोमोटर डिसेबल्ड, जो चलने फिरने में तकलीफ जिनको होती है, और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के लिए ये कानून आया है, रिजर्वेशन दे रहा है 4% का। तो अब ये जो 4% का कोटा हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में मिल रहा है, उसमें सिकल सेल पेशेंट या अन्य ब्लड डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है। इस डिसीजन ने लोगों में बहुत निराशा, डिसअपॉइंटमेंट फैलाई है, और लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं इस कानून की। 2016 का जो कानून है, RPWD एक्ट 2016, एक अच्छा कदम था डिसेबल्ड लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने और उनको सोसाइटी में पूरे तरह से इंक्लूड करने का। ये कानून यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल के साथ में मैच करता है, जो कहता है डिग्निटी, इक्वालिटी और भेदभाव ख़त्म करो। इसने डिसेबिलिटी की लीगल डेफिनेशन को बढ़ाया और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए राइट्स बेस्ड प्रोटेक्शन दिया है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, मतलब है ऐसा डिसेबिलिटी जो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड या सीमा से ज़्यादा हो, जैसे कि सेक्शन 2R के हिसाब से वो लिमिट 40% या फिर उससे ज़्यादा, मतलब विकलांगता 40% हो या फिर उससे ज़्यादा हो।
जिन लोगों की बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको फ्री स्कूल एजुकेशन मिल रहा है, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन है, डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम है और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के वो हकदार हैं। लेकिन ये जो 40% की थ्रेशोल्ड है, सीमा है, बहुत से ऐसे डिसेबल्ड लोगों को बाहर कर देती है जिनका एसेस्ड एम्पावरमेंट इस नंबर से नीचे होता है। असल में ये डिसेबिलिटी परसेंटेज एक ऑब्जेक्टिव मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट या फिर साइंटिफिक मेज़र नहीं है। 40% बोल दिए तो कोई ज़रूरी है कि वो 40 ही हो। कमिटी ने के अनुभव बताते हैं कि अलग अलग हॉस्पिटल, मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर एक ही व्यक्ति को अलग अलग परसेंटेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये उनके अपने पर्सनल जजमेंट पर निर्भर करता है। इसका नतीजा ये होता है कि किसी डिसेबलिंग कंडीशन जो व्यक्ति की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है वो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्वालिफाई नहीं कर पाती है। सिकल सेल डिसीज़ हमेशा विजिबली मतलब आँखों से दिखाई देने वाला डिसेबिलिटी नहीं होता है लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर कर देने वाला डिसेबिलिटेटिंग होता है। सिकल सेल पेशेंट में बार बार बहुत इंटेंस दर्द होता है जिसको बोलते हैं पेन एपिसोड, थकान, एनीमिया, ऑर्गन डैमेज और बार बार हॉस्पिटल जाने की समस्या होती है जो बचपन से ही शुरू हो जाती है। अब इस प्रकार के एपिसोड्स की वजह से उनकी स्कूलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, नौकरी और रोज़गार के अवसर कम हो जाते हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम हो जाती है। इन सब पर स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन अलग से होता है, खास करके आदिवासी और दलित कम्युनिटीज़ के लिए। वहीं यदि ये रोग महिलाओं को हो जाता है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत बन जाती है। 2016 का कानून का मकसद था विकलांगता डिसेबिलिटी की उस मेडिकलाइज और नैरो समझ से दूर जाना जो सिर्फ विजिबल फिजिकल एम्पावरमेंट मतलब जो लोग व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं इनको प्रायोरिटी देती थी। इसके अलावा क्रॉनिक मतलब लंबी समय तक एंड फ्लक्चुएटिंग मतलब कम ज़्यादा होती रहने वाली और इनविजिबल मतलब नज़र नहीं आने वाली डिसेबिलिटीज़ को इग्नोर कर देती है। लेकिन बायोमेडिकल स्कोरिंग मतलब मेडिकल रिपोर्ट का परसेंटेज, इस पर लगातार भरोसा करना और सिकल सेल वाले लोगों को पूरे प्रोटेक्शन नहीं देना कानून के अंदर इस कंडीशन को रिकॉग्नाइज करने के बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। ये उसके मकसद को ही कमज़ोर कर देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ या साबित करने का भार पेशेंट पर है। इंडिया में कई सारी स्कीम हैं जो सर्टिफाइड बेस्ड डिसेबिलिटी डिग्री वाले लोगों को स्पेशल बेनिफिट दे रही है। जैसे उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश सीवियर डिसेबिलिटी वाले लोगों को ज़्यादा पेंशन देता है। इनकम टैक्स की सेक्शन 80U के अंडर सर्टिफाइड डिसेबल्ड लोग अपनी टोटल इनकम से 75,000 का फ्लैट डिडक्शन ले सकते हैं। टैक्स में भी छूट है, पेंशन भी ज़्यादा मिल रही है। अगर डिसेबिलिटी और भी ज़्यादा खतरनाक है, सीवियर है तो ये जो डिडक्शन है 1.25 लाख हो जाता है। इस प्रकार से इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे बेनिफिट और अदर गवर्नमेंट स्कीम को क्लेम करने के लिए इंडिविजुअल को एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, कागज़ बनाना पड़ेगा जो एक्ट की सेक्शन 58 के अंडर जारी किया जाता है। सबसे बड़ी रुकावट कागजी प्रोसेस में होती है। एक मेडिकल अथॉरिटी जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर डिसेबिलिटी को एवल्यूट करके सर्टिफाई करेगा। कन्फर्मेटरी टेस्ट की रिपोर्ट गवर्नमेंट या स्टैंडर्ड लैब से ही होनी चाहिए। 40% के बेसलाइन के आगे डिसेबिलिटी को ग्रेड करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम यूज़ होता है। इस सिस्टम में अलग अलग कॉम्प्लिकेटर होते हैं जैसे कि दर्द, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कितनी ज़रूरत पड़ती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कितनी है, इनको पॉइंट मिलते हैं। ये सिस्टम अक्सर कंडीशन के पूरे असर
इम्पैक्ट को कैप्चर नहीं कर पाता है, खास करके जब सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं या फिर एपिसोडिक है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ये अप्रोच सिकल सेल वाले लोगों पर पड़ने वाले सोशियो इकोनॉमिक मतलब पैसा, नौकरी और पढ़ाई और तनाव, मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल मिस कर देता है। एक यंग स्टूडेंट अपनी स्कूलिंग हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से मिस कर दिया, या कोई अपनी नौकरी डिबिलिटेटिंग पेन की वजह से खो दिया, लेकिन फिर भी उसका डिसेबिलिटी स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाता है। इससे भी बुरा क्या है, कागजी प्रोसेस उन लोगों के लिए बिल्कुल इनएक्सेसिबल हो जाती है। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिनको आदिवासी और दलित पेशेंट जो रूरल या फिर रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना या फिर इवोल्यूशन के लिए दूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चक्कर काटना नामुमकिन हो जाता है और वो कागज़ के चक्कर में चक्कर लगाते रह जाते हैं। एक्ट को अपना प्रॉमिस पूरा करवाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पहला कदम तो ये है हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन सिकल सेल और रिलेटेड ब्लड डिसऑर्डर वाले लोगों को भी आप दो। इससे ये माना जाएगा कि उनकी कंडीशन एक सिग्निफिकेंट लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है, मतलब लाइफ टाइम ये बीमारी रहने वाली है। अब अगला जो कदम उठाया जा सकता है वो क्या है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस में भी कुछ सुधार की ज़रूरत है ताकि वो फ्लक्चुएटिंग और इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ को भी अकाउंट कर सके। ये एक राइट बेस्ड नज़रिया होगा, ना कि सिर्फ बायोमेडिकल वाला, क्योंकि डिसेबिलिटी एक लाइव्ड एक्सपीरियंस होती है, जीवन का अनुभव है, जो सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं बनती बल्कि सोशल एक्सक्लूजन मतलब समाज से अलग किया जाना, स्ट्रक्चरल बैरियर झेलते हैं, सिस्टम में रुकावट झेलते हैं और पॉलिसी गैप भी है, मतलब नियतों में कमियां हैं। और जब तक इंडिया सिकल सेल को रिकॉग्नाइज करना असली राइट और प्रोटेक्शन नहीं लाएगा, तब तक ये इंक्लूजन समावेश के बेस में इन एक्सक्लूजन बहिष्कार बन करके रह जाएगा। मतलब दिखावा है कि इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन असल में बाहर कर दिया जा रहा है। सेकंड वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हमारे सरकारी तंत्र की व्यवस्था के ऊपर फोकस करता है। राइटर का कहना है ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकारी तंत्र को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, एम्पैथेटिक मतलब संवेदनशील होना चाहिए जब वो डिफेंस पर्सनल, सैनिकों और उनकी फैमिली के इशू को हैंडल करता है, क्योंकि ये इशू सिर्फ नॉर्मल नहीं होते हैं बल्कि कई बार लाइफ चेंजिंग होते हैं, जैसे कि चोट लगना, इंजरी के बाद करियर ख़त्म हो जाना या फिर परिवार का फ्यूचर अनसर्टेन हो जाना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से एक केस उठाया है जिसको हम बोलते हैं सो मोटो लेना। ये केस कैडेट्स मतलब ट्रेनिंग कर रहे जवानों का था, जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान सीरियस चोट या फिर डिसेबिलिटी होने पर एकेडमी से बाहर कर दिया जाता था, बोर्डेड आउट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है, अन्याय है ऐसे यंग बॉयज़ के लिए जो देश की सेवा के लिए आए हैं, गंभीर चोट खाए हैं। उनकी स्पेशल नीड्स और रिहेबिलाइजेशन का ध्यान सरकार ने अब तक ठीक से नहीं रखा है। कोर्ट शायद इस मामले में गहराई से जांच करेगी। जब मॉनेटरी ग्रांट्स और कंपनसेशन मतलब पैसा मुआवजा की बात आती है तो सरकार मतलब ब्यूरोक्रेसी और असली हालात में गैप होता है। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ कागज़ देखकर डिसाइड करती है, लेकिन असल में इंजरी और मेडिकल प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि रूल्स हर केस को कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए दो चीज़ ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी प्लस एम्पैथी। फिर राइटर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देने वाले हैं। 1989 में एक इंडियन एयरफोर्स पायलट एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। उनकी वाइफ उस वक्त प्रेग्नेंट थी। रूल के हिसाब से अगर विधवा के पास बच्चा है
तो डबल पेंशन मिलेगी, अगर बच्चा नहीं था तो कम पेंशन मिलेगी। रूल बुक में प्रेग्नेंट विडो का केस कवर नहीं था, यानी जब बच्चे का जन्म कुछ महीने के बाद होना है उस वक्त उसको डबल पेंशन ऑटोमेटिकली नहीं मिल सकती थी। कमेटी ने सभी अधिकारियों से बात करी, सबको प्रॉब्लम समझ आई, लेकिन जवाब यही मिला, रूल्स आर रूल, और कहा गया स्पेशल केस डालो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्पेशल केस क्यों, ये तो जनरल रूल होना चाहिए। कमेटी ने सरकार को प्रपोजल भेजा और बाद में रूल्स अमेंड कर दिए गए, लेकिन ये प्रोसेस स्लो था। इस बदलाव को लागू होने में कई साल लग गए, और इतने साल का पैसे धेले का क्या होगा, केस लड़ने में जो परेशानी गई होगी उसका क्या होगा। करीब 20 साल पहले सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट पर दुनिया का सबसे डेंजरस पोस्ट कहलाता है। इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, एक पायलट की डेथ हो गई थी, दूसरा पायलट सीवियर हेड इंजरी से ऑलमोस्ट परमानेंटली अनफिट हो गया, अब सर्विस से उसको बाहर कर दिए। अगर फैमिली को आईएएफ सपोर्ट से बाहर कर दिया जाता तो वो कठिनाई में आ जाती। तब उस यूनिट के कमांडेंट ने गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ है ना, शेख दत्त, एक्स आर्मी ऑफिसर और एक्स डिफेंस सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया। गवर्नर ने डिफेंस मिनिस्टर, जो कि उस समय में ए एंटोनी हुआ करते थे, 2006 से 14 तक रहे, बातचीत करी उन्होंने। उस इंजर्ड पायलट को सर्विस एक्सटेंशन मिल गई। बाद में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के टाइम में भी उसको एक्सटेंशन मिला था। ये सरकार का पॉजिटिव स्टेप था और सोल्जर को उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। लेकिन राइटर क्वेश्चन उठाते हैं, अगर गवर्नर आर्मी बैकग्राउंड का नहीं होता तो क्या होता, अगर स्टार्स अलाइन नहीं होते तो उस पायलट का क्या होता। मैसेज यही है कि रूल्स को रिजिड न मान करके फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ताकि हर डिफेंस पर्सनल को न्याय मिल सके। सिर्फ लक की केसेस नहीं होना चाहिए कि किस्मत से ऐसा हो गया। मीडिया में कैडेट की मुश्किलों पर कई बार रिपोर्ट आती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार ध्यान नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाल में सुमोटो नोटिस लिया, तब भी गवर्नमेंट ने 10 दिन में तुरंत एक्शन लिया और कैडेट को एक्स सर्विसमैन के बराबर मेडिकल बेनिफिट दिए। मतलब एक्शन हुआ कब, जब कोर्ट और मीडिया ने इसको हाईलाइट किया। ब्यूरोक्रेसी का ये हार्टलेस एटीट्यूड, मतलब संवेदनहीन रवैया, सवालों के घेरे में है। हायर जुडिशरी को टफ क्वेश्चन पूछने चाहिए। इसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस का एग्जाम्पल प्लस चाणक्य की कुछ बातें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी को समझाने के लिए ऑथर ने 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिए हैं। जॉर्ज फर्नांडिस सॉल्यूशन 1998 से 2001। ब्यूरोक्रेट डिले कर रहे थे स्नो स्कूटर्स खरीदने में। जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, ने उन्हें सियाचिन भेजा ताकि वो खुद समझ सकें कि जवानों को वहाँ सर्वाइवल के लिए स्कूटर क्यों चाहिए। यानी ब्यूरोक्रेट्स को ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए। इसके बाद चाणक्य के टाइमलेस कोर्ट को यहाँ पर बताया जाता है, जिस दिन सोल्जर को अपने हक मांगने पड़े उस दिन राजा ने अपनी नैतिक लेजिटिमेसी खो दी है। मतलब अगर सोल्जर को बार बार अपने अधिकार मांगने पड़ रहे हैं तो सरकार मोरली फेल हो जाती है। वक्त आ गया है राजा मतलब सरकार तुरंत और पूरे पैमाने पर कार्यवाही करे। इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में गवर्नर और राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो बिल को विथहोल्ड करके रख सकते हैं, मतलब अपनी सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि गवर्नर कई महीनों कई सालों तक बिल को दबाए रखते हैं, ना तो उसको वापस विधानसभा में भेजते हैं ना तो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। फिर जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती तब तुरंत आँख खोल करके नींद से जागते हैं और फिर उस बिल को भेज देते हैं सीधे राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति भी
ऐसा करता है कि उसमें से कुछ को सहमति दे देगा और कुछ को सहमति नहीं देगा, ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें एक टाइम लिमिट निर्धारित कर दी गई थी कि इतने महीने के अंदर में आपको सहमति देना है। यदि आप सहमति नहीं देते हो तो वो विधेयक अपने आप पारित माना जाएगा। कमेंट में आपको बताना है कितने महीने की डेडलाइन तय करी गई है गवर्नर और राष्ट्रपति के ऊपर। साथ ही साथ उस आर्टिकल के बारे में भी आपको बताना है जो कि गवर्नर को बिल को एसेंट देने से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच में से 3 जज ने ट्यूसडे को अपने ओरल ऑब्जर्वेशन मतलब जुबानी राय बताई। उन्होंने तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट्स के आर्गुमेंट से सहमति जताते हुए बोला है, गवर्नर बिल्स पर विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम पूरी ज़िंदगी भर के लिए टाइम मिला है, एंडलेसली टाइम है। अपने पास बैठ कर के वो नहीं रख सकते, उनको टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा। गवर्नर तो बड़ा डिले करते हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं करता है? क्यों करेगा राष्ट्रपति? क्योंकि सरकार ने ही ऐसे आदमी को बैठा दिया है जो उनकी बात मानता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति नियम और कानूनों से बंधा हुआ है कि वो मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही काम करेगा, तो फिर गवर्नर क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि राज्य में सरकार अलग है और केंद्र में सरकार अलग है। सीजेआई गवई और जस्टिस नाथ, ठीक है, और नरसिम्हा ने अलग अलग तरह से ये पॉइंट बनाया कि गवर्नर विधानसभा की विजडम को इनडेफिनेटली डिले नहीं कर सकते हैं और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के काम करने में रुकावट डाल सकते हैं। इम्पीड इनडेफिनेटली मतलब होता है अनिश्चित, विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। जस्टिस नरसिम्हा ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी ऑर्गन जैसे कि गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनिंग को इम्पेयर करने, खराब करने का कोई मौका नहीं है। तमिलनाडु की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिंघवी और विल्सन ने बोला है कि गवर्नर खुद को एक रिपब्लिक मान रहे हैं, रॉयल्टी मान रहे हैं, राज परिवार मान रहे हैं। मतलब उनको ऐसे काम नहीं करना चाहिए जैसे उन पर कोई रूल्स लागू ही नहीं होता है। वेस्ट बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाए गए हाई ऑफिसेस जैसे कि गवर्नर और राज्य सरकार को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली काम करना चाहिए, ना कि कॉम्बेटिवली मतलब लड़ाई की भावना से। कपिल सिब्बल ने जोर देकर के कहा है कि जब संविधान क्लियरली बोलता है कि गवर्नर को इमीडिएसी मतलब तुरंत आपको काम करना चाहिए, तो फिर वो बिल को दबा करके क्यों रखते हैं? गवर्नर की एसेंट के साथ एक अर्जेंसी जुड़ी हुई होती है। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना एक सॉवरेन एक्ट है। अब इसे इंतजार नहीं कराया जा सकता। सिंघवी ने कहा है कि बिल्स का मकसद जमाने की फेल्ट नेसेसिटी मतलब महसूस की गई ज़रूरत को पूरा करना होता है, इसलिए उनमें देरी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा है कि अगर कोर्ट केंद्र सरकार के आर्गुमेंट से सहमत हो गई, जिसमें बोला जाता है कि आर्टिकल 200 के अंडर गवर्नर को स्टेट बिल को रोकने की एब्सोल्यूट पावर है, तो इससे अब्सर्डिटी मतलब बेखुदापन एंड मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जो बिल्कुल बेमतलब और अनरीजनेबल होगी। इसके बाद सेंटर के आर्गुमेंट का जवाब देते हुए
सिब्बल ने कहा है कि स्टेट गवर्नर्स की एसेंट लेने के लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन, राजनीतिक हल ढूंढने आप नहीं जा सकते, उनके भरोसे बिल्कुल मत रहो। गवर्नर की तरफ से होने वाली डिले, गवर्नेशनल डिले, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को थ्वार्ट करती है, फेल कर देती है। उन्होंने कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से आया है, लेकिन उसका अलाइनमेंट फ्यूचर के साथ में है, और इस देश का फ्यूचर किसे डिसाइड करना है? आप 5 जजेस करेंगे। अगर आपने गवर्नर को ऐसी बेखुदी वाली पावर दे दी तो इंडिया का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा कपिल सिब्बल ने बोला है। कुल मिलाकर के देखा जाए, ये जो बेंच अभी बैठी हुई है एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सुन रही है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था कि हम कानून को इंश्योर करने के लिए किसी भी प्रकार का डिसीजन सुना सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपति ने भी अपनी मुख्य पावर का इस्तेमाल किया, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो कमेंट में आपको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में भी बताना है कि कौन सा आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है। तो इस रेफरेंस में गवर्नर और प्रेसिडेंट पर लगाए गए टाइम लिमिट पर सवाल उठाया गया है और इसी की सुनवाई यहाँ पर चल रही है। अब यदि हम बात करें, ये जो रेफरेंस आया है ये क्यों आया है? एक जजमेंट के बाद आया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने तमिलनाडु गवर्नर के केस में फैसला सुनाया था, जिन्होंने 2020 से 10 ठो बिल को सहमति देने में देरी करी थी। उस बेंच ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए एक टाइम लिमिट निर्धारित करी थी कि आप इतने महीने में सहमति दे दो। तो वो कितने महीने हैं कमेंट में आपको बताना है। यदि आप सहमति नहीं देते हो तो वो अपने आप डीम्ड एसेंट माना जाएगा, मतलब अपने आप पास माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जब आप सुनेंगे ना दोस्तों, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस गवई हैं, इन्होंने जो अपना बयान दिया है, ये बयान सरकार के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रवैया अपनाता है। CJI गवई ने कहा है कि सभी केसेस पर एक ही जनरल टाइमलाइन, एक ही टाइम लिमिट लगा देना जुडिशरी का ओवर रीचिंग हो सकता है। वो खुद अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, अपनी सीमा पार करना जैसा हो गया है। इस पर तमिलनाडु के एडवोकेट सिंघवी ने कहा, क्या बोला? सर, आपने जो टाइम लाइन लगाए हो, डिसिप्लिन रखे हो, ये डिसिप्लिन को एंड इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिस्प्यूट शुरू तो इंडिविजुअल केस से हुआ था, जैसे कि केरल और तमिलनाडु, लेकिन मात्र 2 स्टेट ही आवाज़ उठाए हैं ऐसा नहीं है, और राज्यों में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ स्टेट में अलग है और केंद्र में बैठा है बीजेपी। यदि सेम सरकार हो जाती तो शायद इस प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता। इसके बाद वाला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट जो $1 ट्रिलियन का होने वाला है, उसमें इंडिया का जल्द ही एक सिग्निफिकेंट शेयर होगा, खास हिस्सा होगा। मतलब दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में इंडिया भी आगे आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट फास्टर अप्रूवल, मतलब तेजी से अप्रूवल देना, कागजी कार्यवाही करना, इंश्योर करने के लिए काम कर रही है, ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में लगने वाला टाइम, लगने वाली प्रोसेस को हम कम कर सकें। उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नेक्स्ट फेज, मतलब अगले चरण पर काम कर रहा है, अंडर वे है। मतलब गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को और आगे लेकर के जा रही है। सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि दुनिया के बाकी देश सेल्फ इंटरेस्ट, खुद गर्जी में फंसे हुए हैं।
और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7.8% हासिल कर रहा है। मतलब खुद से अपनी बढ़ाई यहाँ पर सरकार कर रही है। पीएम मोदी ने क्या बोला है, 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया है, जिससे टोटल प्रोजेक्ट की जो संख्या है 10 हो गई है। इन सभी 10 प्रोजेक्ट ने मिलकर के 18 बिलियन डॉलर, लगभग 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। ये दुनिया के इंडिया में कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि नहीं, भारत में भरोसा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजिटल डायमंड बोला। उन्होंने बोला कि ये 21वीं सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ड्राइवर है, आर्थिक प्रभावक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले कभी क्रूड ऑयल ग्रोथ का मेन ड्राइवर हुआ करता था। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सोच क्या है, फाइल से फैक्ट्री तक का जो टाइम है हम उसको कम करेंगे। पेपर वर्क जितनी कम होगी उतनी जल्दी वेफर मतलब चिप्स बनाने की प्रोसेस का काम शुरू हो पाएगा। इसके लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आएगा, जिससे एक ही प्लेटफार्म पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी अप्रूवल मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ एग्जीक्यूशन विद प्रिसीजन, मतलब सही तैयारी के साथ अनुपालन, और डिलीवरी ऑन स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना, ये टाइम आ चुका। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी शॉर्ट टर्म सिग्नल, मतलब छोटे समय के लक्ष्य के लिए नहीं है, बल्कि हम लंबे समय के लिए सोचते हैं। उन्होंने इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अपने पूरे सपोर्ट का एश्योरेंस भी दिया है कि हम हैं तो भरोसा है। ये भी बोला है कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया ऐसे चिप्स को नोट करेगी, डिज़ाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। ऐसी ऐसी चीज़ें हमको सुनने के लिए मिलेंगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना है। अमेरिका के नए टैरिफ के कारण पैदा हुई ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी के बीच में उन्होंने बोला है, पीएम मोदी ने बोला कि इन चैलेंजिंग समय में इंडिया की ग्रोथ की तारीफ हो रही है। अमेरिका ने डेड इकोनॉमी बोला था, लेकिन दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंता है और इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट ने चैलेंज पैदा कर दिया है।